हेलो गाइस, स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर क्लासपीडिया पर। और आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए आज का ये जो वीडियो होने वाला है, जो आरआरबी एलपी सीबीटी 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिन्होंने आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया है, तो उनका जो सीबीटी 2 का जो एग्जाम्स होगा, उस एग्जाम्स में जो उनका पार्ट ए और पार्ट बी दो पेपर होंगे आपके। पार्ट ए जो कि 100 नंबर का है, जो कि मेरिट में जुड़ेगा, और पार्ट बी जो कि आपका 75 नंबर का है, और जो टेक्निकल जिसमें आएगा, है ना। अब ये जो टेक्निकल जो ट्रेड है, तो उस टेक्निकल ट्रेड में से ये एक फिटर ट्रेड है। इस फिटर ट्रेड का सिलेबस आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सर, इसका सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि सर इतने कम टाइम में अगर हमें ये सब्जेक्ट पास करना है तो हमें इसमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप तक फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना और वहां पर बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हम जो क्लास लेकर के हैं उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, जो आपका जो पार्ट बी होगा, उस पार्ट बी में जो सिलेबस है आपका, जैसा कि आप सभी जानते हैं सर, आपके दो होंगे। एक पार्ट ए होगा, और पार्ट ए में आप सबको पता है कि सर 100 मार्क्स का है ये, और 90 मिनट का है। और दूसरा आपका होता है सर पार्ट बी। इस पार्ट बी में आपका कितने हो गए सर 75 मार्क्स का, और टाइम कितना है इसमें सर 60 मिनट्स है। अब इस पार्ट ए में आपके तीन सब्जेक्ट हैं सर, मैथ है, रीजनिंग है, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बीएसई है ना। 50 नंबर का बीएसई है, 25 नंबर की रीजनिंग है, और 25 नंबर का मैथ है। मेरिट में जो जुड़ेगा सर आपका, वो कौन सा जुड़ेगा सर, पार्ट ए। इसके बेसिस पर आपकी मेरिट डिफाइन होगी, जो आप सीबेट के एग्जाम के लिए जब आप क्वालिफाई करेंगे, जो साइको का टेस्ट बोलते हैं। लेकिन ये जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी का जो 75 जो आपका नंबर का होगा 60 मिनट का, ये आपको क्या करना है सर, क्वालिफाई करना है ना। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्वालिफाई करना है। मतलब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, पास होना है। तो मिनिमम पासिंग मार्क इसके अंदर आने चाहिए टेक्निकल में। ये तो 75 नंबर का है, तो अप्रोक्स आपके इसमें 28 से 30 नंबर आपके आ जाने चाहिए। अगर आप इतने नंबर, तो पासिंग मार्क कितने हो गए सर, रेंज 28 से 30 नंबर। वैसे 28 नंबर है, लेकिन 28 से 30 नंबर मान के चलिए ना। तो ये आपका पासिंग मार्क की रेंज है, इतनी होनी चाहिए। तो सर अब इसमें 75 नंबर का है, अगर आप पूरा पढ़ोगे, 75 नंबर का तो पूरा पढ़ोगे, तो फिर सर ये आपको कोई काम करनी, मेरिट में तो जुड़ना नहीं है, तो कितना ही पढ़ लो, पूरे 75 में से 75 नंबर ले आओ। है क्या उसका कुछ बेनिफिट? नहीं है। जब बेनिफिट है ही नहीं है उसका, तो वो टाइम हम क्यों वेस्ट करें? उस टाइम को हम हमारा जो पार्ट ए है उस वहां पर इन्वेस्ट करें, जिससे हमें मेरिट भी मिलेगी। पास होने के साथ साथ में हमारा सिलेक्शन भी हुआ। पास होना भी जरूरी है, लेकिन पास होने के साथ में सिलेक्शन लेना जरूरी है। और सिलेक्शन कौन दिलाएगा? पार्ट ए। और पार्ट ए में भी कौन दिलाएगा? बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, है ना। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आपको क्या करेगा? सिलेक्शन दिलाएगा, यही आपको दिलाएगा। तो ये जो ट्रेड सिलेबस है, अब इसमें एक चीज है सर, ये मैकेनिकल ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में आता है? ये मैकेनिकल ग्रुप में आता है, मैकेनिकल। अब ये मैकेनिकल ग्रुप में आपका फिटर आता है, डीजल आता है, वेल्डर आता है ना, टर्नर आता है। तो इसको मैकेनिकल ग्रुप में क्यों रखा सर? इसमें आप लोगों के साथ में जो डिप्लोमा और बीटेक वाले जो बच्चे थे, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे थे, उन्होंने, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों ने भी आपका इसमें फॉर्म भरा था एलपी के लिए। तो वो जो एग्जाम्स देंगे, तो उनको क्या है, मैकेनिकल की जो ट्रेड है उनमें से किसी एक ट्रेड का उनको चूज करना है, वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जो भी वो ट्रेड वहां सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आईटीआई वालों के साथ में क्या है सर, आईटीआई वालों ने जिस ट्रेड से आईटीआई की है, उनके उसी ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। यहां डिप्लोमा वालों को, बीटेक वालों को ये अलाउ है कि वो जिस ब्रांच से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की, उस ब्रांच की जो जो ट्रेड हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं पार्ट बी के लिए। फॉर एग्जांपल, जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया, तो उसके पास ऑप्शन है कि सर वो ऑटोमोबाइल ट्रेड के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता है या फिटर के करना चाहता है। अब देखो, ये जो फिटर जो ट्रेड होती है, वो इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है, वर्कशॉप प्रैक्टिस, है ना। उसमें ये आता है फिटर ट्रेड जो होता है, ठीक है। या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में उनके मैकेनिक डीजल आता है, तो उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं बीटेक वाले बच्चे, या टर्नर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, तो लेथ मशीन वगैरह जो आती है। लेकिन आईटीआई वालों के साथ में ऐसा नहीं है, उनको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आईटीआई वालों ने जिस ट्रेड से आईटीआई करी है, उनको उसी ट्रेड के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, या मैं कहूं कि उनको करने चाहिए।
क्योंकि जिस बंदे ने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई करी है वो फिटर ट्रेड के क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों करेगा? पागल थोड़ी है वो। और उसने अपनी योग्यता जो थी, क्योंकि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल अलाउ तब थे जब आपने आईटीआई करी हो, है ना। अब आईटीआई अगर कर लिया आपने किसी भी ट्रेड से तो आपकी फॉर्म भरने की योग्यता होगी। लेकिन आप पार्ट बी में कौन सा सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करोगे, वो हो गया आपने आईटीआई किस ट्रेड में करी है उस पर। तो ये मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड है, फिटर ट्रेड, उसका सिलेबस है जो आईटीआई वालों के लिए तो यही आएगी। मैकेनिकल वाले जो 4-5 ट्रेड है उसमें से कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये जो सिलेबस है सर आपका जो रेलेवेंट दिया था डीजीटी उसके हिसाब से, और जो एनसीवीटी पैटर्न जो है उसके बेस पर ये है। ये तो पूरा जो ओरिजिनल सिलेबस है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस सिलेबस में क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो देखो आपके पास में जो 75 नंबर का है, तो इस 75 नंबर में से आउट ऑफ 75 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर के सिलेबस पर फोकस करना है। कितने पर? 50 नंबर का। इसका मतलब 25 मार्क्स का जो सिलेबस है वो आपको छोड़ना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ना कितना है? 50 का। क्योंकि सर आपको कितने नंबर लेके आने? 28 से 30 मार्क्स ही लाने हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सर जब हमारी 50 की तैयारी होगी तो तब हमारे 35 या 30 या 40 नंबर आएंगे। ये तो नेचुरल सी बात है, आप इतना सिलेबस पढ़ोगे 50 नंबर का। तो सर इस सिलेबस में से हम कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम छोड़ें और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़े जो पढ़ने में भी जी है और जिनका वेटेज भी एग्जाम में ज्यादा होता है। देखो सिलेबस की अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो सिलेबस जो है उसमें सबसे पहले आपका आता है ये, है ना। सिलेबस में सबसे पहले आपके जो आता है वो ये आता है टैप एंड डाई। ये टाई गलत हो गया, टाइप हो गया हिंदी में, डाई है ना, टैप एंड डाई, टैप एंड डाई। तो ये आपका सिलेबस है। इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप की डाई पढ़ोगे। जैसे लोग जानते हैं डाई जो होती हैं, तो डाई के माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे जो पाइप्स होते हैं नलों वाले, उनमें इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाए जाते हैं, चूड़ियां उन पर बनाई जाती हैं। तो ये टैप एंड डाई की सहायता से बनाई जाती हैं। इसके बाद में वेल्डिंग है। तो सर वेल्डिंग वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वेल्डिंग वाला चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिटर के हिसाब से भी, और आपका जिनकी वेल्डर ट्रेड है उसके हिसाब से भी। तो वेल्डर वालों को भी ये पढ़ना है। साथ में सर आपकी सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ये भी वेल्डिंग की ही कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। सीट मेटल है आपका, सीट मेटल टूल्स होते हैं क्योंकि फिटर में मैक्सिमम काम सीट मेटल का होता है। मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज हैं, है ना। धातु एवं धातु के गुण, मेटल और मेटल की प्रॉपर्टीज, धातु नहीं धातुओं के गुण, ये आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा सर आपका जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है, तो देखो ये सिलेबस आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये वाला जो सिलेबस आप पढ़ोगे वो किस में पढ़ोगे? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, BSED में पढ़ोगे। तो यहाँ आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। माप और मापक यंत्र की अगर हम बात करें सर, मेजरमेंट और मेजरिंग टूल्स बिल्कुल पढ़िए, बहुत इजी है, कोई बुराई नहीं है इनको पढ़ने में ना, बहुत अच्छे रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, हैंड टूल्स हैं, तो हैंड टूल्स आपके सिलेबस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे। फोर्जिंग एंड फोर्जिंग टूल्स के आएंगे, आपके जो कूटने पीटने वाले टूल्स होते हैं, फोर्ज हथौड़ा होता है ना वो, ये आपका सिलेबस है। लेथ मशीन है। अब लेथ मशीन जो है इसमें आपका लेथ मशीन के बारे में आएगा, थोड़ा सा उसका जो चक होता है लेथ मशीन का उसके बारे में आपसे पूछेगा। ड्रिल और ड्रिलिंग ऑपरेशंस हैं। पहले तो ड्रिल क्या होता है, ड्रिल बिट क्या होते हैं, है ना, किस किस टाइप के ड्रिल बिट बनते हैं वो, और साथ के साथ में आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके अलावा और सिलेबस में क्या है, तो पहले तो हम सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को डिपार्टमेंट ने सिलेबस नहीं दिया। डिपार्टमेंट ने बोला था सर संबंधित ट्रेड का सिलेबस जो है वो डीजीईटी की जो वेबसाइट है वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें, तो उसका सिलेबस आप देख ले। तो ये हमारा डीजीईटी और एनसीवीटी वाला जो होता है आईटीआई में चलता है वो ये सिलेबस है। तो बीटेक और डिप्लोमा वालों को भी यही पढ़ना पड़ेगा अगर उन्होंने अपने मैकेनिकल ग्रुप में फिटर ट्रेड सेलेक्ट किए तो। ठीक है, इसके बाद में सर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ऊष्मा उपचार विधियां है। तो ऊष्मा उपचार विधियां बहुत अच्छी हैं, पढ़नी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। लुब्रिकेशन एंड कूलिंग है। तो लुब्रिकेशन एंड कूलिंग एक तरीके से आपका मैकेनिक डीजल में भी चलता है लुब्रिकेशन एंड कूलिंग, लेकिन वहां पर वो इंजन के बारे में चलता है ना, इंजन की लुब्रिकेशन एंड कूलिंग चलता है। ठीक है, इसके बाद में इंटरचेंजेबिलिटी, लिमिट फिट टॉलरेंस है, जिग एंड फिक्चर्स हैं, बियरिंग्स हैं, अलग अलग टाइप की बियरिंग होंगी ना, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, है ना, उनके जो बॉल होते हैं रोलर टाइप के बॉल हो गए या किस स्फेरिकल बॉल हो गए ना, गोलाकार। पावर ट्रांसमिशन के बारे में आप पढ़ोगे, मतलब बेल्ट वेल्ट के बारे में आप पढ़ोगे। सर पावर ट्रांसमिशन जो होता है इंजन में,
वो बेल्ट के माध्यम से किया जाता है। तो ये आपका सिलेबस है। उसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस में और क्या है सर हमारा, एलिमेंट्स और पावर ट्रांसमिशन, ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, फास्टनर्स एंड लॉकिंग डिवाइस है, इसमें रिवेट और रिवेटिंग टूल्स हैं, बहुत अच्छा है ये भैया, पाइप एंड पाइप फिटिंग्स है। तो देखो ये वाले अभी मैं बताऊंगा आपको ये पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने ना, ये क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपका सिलेबस हो गया। इसके अलावा सर आपका जो एक्सिलरी डिवाइस इन इंस्टॉलेशन, जैसे आप जो फिटर की जो लैब होती है उसमें जो आप मशीनें जो आप इंस्टॉल करते हो तो वो वहां कौन से एक्सिलरी डिवाइस काम में लेते हो। जैसे आपको ध्यान हो तो फिटर ट्रेड में हम ड्रिल मशीन को कहीं ना कहीं किसी फाउंडेशन पर नट बोल्ट के थ्रू उसको वहां पर टाइटली खड़ा रखते हैं। ऐसी लेथ मशीन होती है वहां पर हमारी, है ना, उनको भी ऐसे ही किसी न किसी बेड पर उनको खड़ा किया। लेथ मशीन का खुद का एक बेड होता है अपने आप में ना, ये जो होता है। उसके बाद में टेम्पलेट एट गेज होते हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा फिलर गेज जो होता है ना, फिलर गेज जो होता है। तो डिफरेंट टाइप के जो गेज होते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG का नाम सुनोगा आपने, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ये तो सर आपकी तार की जो मोटाई होती है ना, या कोई सीट होती है जिसको आप बोलते हो चद्दर सीट, है ना, एल्यूमिनियम सीट या स्टील सीट, उसका थिकनेस मेजरमेंट करने का काम करता है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। और फिलर जो गेज होता है, ये फिलर गेज क्या करता है, दो सतहों के बीच में एंगल और उनके बीच में कितनी जगह है, कितना गैप बाकी है अभी भी, उसको गैप को मेजरमेंट करने का काम ये करता है। तार की मोटाई और सीट की मोटाई को मापने का काम SWG करता है, ठीक है भाई। इसके अलावा सर आपके स्क्रू थ्रेड्स और कीज हैं। स्क्रू थ्रेड्स, अलग अलग टाइप के स्क्रू थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं, कीज होती है ना, ये जिब हेड की का नाम आपने सुना होगा, जिब हेड की, जिब हेड की, ये तो ये हम उसमें लगाते हैं सर, हमारा जो फ्लाई व्हील होता है शाफ्ट होता है उसके बीच में ना, जिब हेड की जो होती है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ऐसी बनी होती है जिब हेड की, है ना, इसको बोलते हैं जिब हेड की, है ना। तो ये आपकी स्क्रू थ्रेड्स और कीज हैं। इसके बाद में रीमर्स है, रीमर्स जो होते हैं वो सरफेस फिनिशिंग के ही काम में आते हैं। ज्यादातर जो इंटरनल जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो वहां हमारे ड्रिल जो सतह होती हैं वो थोड़ी नुकीली होती हैं, शार्प एज होती हैं, तो उनको फिनिशिंग करने का काम एक तरीके से ये रीमर करता है, ठीक है। इसके बाद में शेपर, प्लानर और स्लॉटर मशीन है, ये आपके सिलेबस में है, शेपर, प्लानर और स्लॉटर मशीन से। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें सर, मिलिंग मशीन हो गई इसमें। उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल एंड मेंटेनेंस की बात आ गई सर, क्वालिटी कंट्रोल और मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा। फिर सर बेसिक CNC टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हो गया, ये इसका हो गया सिलेबस, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये अब आपको देखो, ये तो आप पढ़ ही रहे हो तो ड्राइंग, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि सर इसमें से क्या हम पढ़े जो इजी भी हो, ज्यादा वेटेज का आता है और हमें कम टाइम में वो पढ़ पाए इजीली। तो देखो इसका एक ही तरीका है, आप जो छोड़ सकते हैं सिलेबस, सबसे पहले तो आप क्या करो, इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आप पढ़ ही रहे हो तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये फिटर ट्रेड का वैसे इसका ये सिलेबस नहीं, मेन टेक्निकल का है ना, ये DGT में वो लोग कंप्लीट डालते हैं। CNC टेक्नोलॉजी भी मत पढ़ो, इसे छोड़ सकते हो क्योंकि बच्चों के लिए कहीं लगती है। क्वालिटी कंट्रोल नहीं पढ़ो, मिलिंग मशीन मत पढ़ो, मतलब इस वाली स्लाइड का कोई भी मैटर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब बात आती है कौन सा पढ़े, सर आप शेपर, स्लॉटर, प्लानर मशीन इसको भी मत पढ़ो, चल जाएगा काम, ठीक है। इसके बाद में आप जो है एक्सिलरी डिवाइस इन इंस्टॉलेशन इसको छोड़ सकते हो। जनरली आप लोग स्क्रू थ्रेड्स, कीज वगैरह तो ये पढ़ते हैं, टेम्पलेट गेज, डिफरेंट टाइप के जो गेज होते हैं, फिलर गेज वगैरह जो भी होते हैं वो सारे आप पढ़ते हो इसमें ना। और स्क्रू थ्रेड्स और कीज के बारे में भी आप पढ़ते हो, तो इसको इन दोनों टॉपिक्स को तो आप पढ़ लोगे। रीमर को आप छोड़ना चाहो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों पढ़ लीजिए आप, ठीक है, और इनको छोड़ दीजिए। अब क्या है सर इसके अलावा सर आपको जो छोड़ने वाले हैं, देखो पाइप फिटिंग्स पढ़ना है आप। क्यों पढ़ना है, क्योंकि सर जब आप पाइप फिटिंग्स पढ़ोगे तो इसका बेनिफिट आपको किस में मिलेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका एक टॉपिक है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या आते हैं, सिंबल आते हैं, अलग अलग तरीके के जो पाइप जॉइंट होते हैं, पाइप फिटिंग्स होते हैं, उनके सिंबल आते हैं, वेल्डिंग जॉइंट्स के सिंबल आते हैं, फास्टनर और लॉकिंग डिवाइस के सिंबल्स आते हैं, रिवेट के अलग अलग टाइप के जो रिवेट जॉइंट होते हैं, लैप जॉइंट, बट जॉइंट, है ना, ओवरलैप जॉइंट, ये सारे जो गए आपके, है ना, ये भी आते हैं।
तो एक तरीके से पाइप फिटिंग आप पढ़ लीजिए, ये तो आपको दोनों जगह काम में देगा ना। रिवेट के बारे में पढ़ लीजिए, रिवेट और रिवेट जॉइंट के बारे में, फास्टनर और लॉकिंग डिवाइस पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राइंडिंग व्हील और इसको पढ़ भी सकते हो आप या छोड़ भी सकते हो। पावर ट्रांसमिशन वाले एलिमेंट को आप छोड़ दो, नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, काम पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद में अगर हम बात करें सर, बियरिंग्स पढ़ लीजिए, जिग एंड फिक्सचर्स पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट फिट टॉलरेंस जितना आपको आता है वो पढ़ लीजिए इसमें, लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें सर लुब्रिकेशन एंड कूलिंग सिस्टम, तो ये आप नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा काम, क्योंकि सर एक तरीके से ये आपके डीजल वालों का टॉपिक है, वहां पढ़ते हो। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ लीजिए, आपके आते हैं फिटर में ना, है ना, एनिलिंग, हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, है ना, सुना होगा ना आपने इनका नाम, तो बहुत अच्छी चीज है। इस तरीके से मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीट मेटल को पढ़ लो, सोल्जरिंग ब्रेजिंग पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वेल्डिंग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वेल्डिंग सिंबल्स आपके उसमें ड्राइंग में है, ठीक है। टैप एंड डाई अगर आप पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ना चाहे तो पढ़ दो, तो ये भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वेल्डिंग पढ़ लो, ब्रेजिंग, सीट मेटल, टूल्स ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ब्रेजिंग आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से अगर आप बात करो कि सर इसमें से हमें 50 नंबर का मैटर ना सर, 50 नंबर का मैटर, 50 मार्क्स का मैटर आपको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। अब उसमें से आपने कौन कौन सा छोड़ दिया सर, एक तो सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग वाला छोड़ दिया, अगर आपको टफ लगता नहीं पढ़ा तो इसको छोड़ सकते हो, और इजीली समझ में आ जाता है तो आप पढ़ सकते हो, तो आप इसे जरूर पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वैसे हमने ऑप्शन के तौर पे ये छोड़ा है यहाँ इस वाली स्लाइड में। इसके बाद में हम बात करें सर, तो सर हमने यहाँ पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये तो आपको पढ़ना है क्योंकि आपके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में है। मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स या इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में, लेकिन वहां थोड़े अलग है ना, काफी में समानता खाती है, तो ये आप पढ़ भी सकते हो। हैंड टूल्स तो ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्ज और फोर्जिंग टूल्स आप पढ़ लीजिएगा, लेथ मशीन जो है आप पढ़ लीजिएगा, ड्रिल और ड्रिलिंग ऑपरेशंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कौन सा नहीं पढ़ना है, हीट ट्रीटमेंट पढ़ो, लुब्रिकेशन मत पढ़ो, लिमिट फिट टॉलरेंस जो है आप ये पढ़ सकते हो, जिग फिक्सचर पढ़ सकते हो, बियरिंग्स पढ़ सकते हो, पावर ट्रांसमिशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पावर ट्रांसमिशन का एलिमेंट, इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ग्राइंडर जरूर पढ़ लो, है ना, ग्राइंडर और ग्राइंडिंग व्हील के बारे में, और उसकी जो है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। उसके बाद में फास्टनर और लॉकिंग डिवाइस जो है इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। रिवेट और रिवेटिंग जो जॉइंट्स होते हैं इनके बारे में पढ़ सकते हैं, पाइप फिटिंग्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसमें से भी जो आपको बताए हैं, चूंकि हमने मैटर 50 नंबर का बताया, तो अगर आपको चाहते हैं कि सर हम 40 नंबर का मैटर ही तैयार करेंगे, हाँ, क्योंकि हमें तो 28 से 30 नंबर लाने, तो क्यों पढ़े 50 का भी, 40 का पढ़ ले, बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर आप उस 40 नंबर के मैटर को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, 40 नंबर का मतलब है जस्ट आपका 80 का आधा 40 होता है, तो 75 का आधा, एक तरीके से आपका आधा सिलेबस कम हो गया आपका, ठीक है। तो वो आधा सिलेबस कम आप पढ़ सकते हैं 40 नंबर का, लेकिन ऐसा पढ़े कि सर 40 में से तो 35 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है, ये जो हो गया। तो इनको आप ये छोड़ सकते हो, बाकी को आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में सर आप ये फाउंडेशन में, इंस्टॉलेशन में जो हेल्प की है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। टेम्पलेट और गेज जो है इनको पढ़ लीजिए, स्क्रू थ्रेड्स और की जो है उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। रीबर्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शेपर, प्लानर, स्लॉटर मशीनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिलिंग मशीन को, मतलब ये कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है। तो ये आपका था सिलेबस फिटर ट्रेड का, जिसको पढ़ करके आप जो थे वो 30 नंबर पक्के कर सकते थे। तो 40 नंबर का मैटर पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि सर 40 नंबर में से तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स जो है वो अभी एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन कोर्स की तलाश में है, तो सर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन कोर्स और लीगल आपका डीजीटी और एनसीबीटी पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये आपका लाइव कोर्स अवेलेबल है, साथ में आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, ट्रेड का, जो कि आपके वायरमैन में भी काम में आएगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम में आएगा। अगर आप फिटर और मैकेनिक डीजल के स्टूडेंट हैं तो सर फिटर ट्रेड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैकेनिकल डीजल जो होते हैं उनकी थ्योरी जो होती है वो हाँ, तो मैकेनिक डीजल जो है वो भी हमारा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक भाई। तो तैयारी का यही तरीका है
कि सर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या है सर, आपको हमारा ये ऐप है क्लासपीडिया ऐप, जाइए इसको डाउनलोड कीजिए और वहां से आप अपने कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे टेस्ट जो इसके फ्री मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में फ्री में डले हुए हैं, तो आप उनको यूज कीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट करो, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, करना क्या पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये क्लासपीडिया के नाम से ऐप सर्च करना होगा, और 3 जो है 3+ रेटिंग है आपकी, 3+ तो ये दिखाते ही बाय डिफॉल्ट जो है। ठीक है, रेटिंग तो हमारी 4.5+, 4.7 के आसपास है। ठीक, तो यहां से आप इसको डाउनलोड कर लो, इसकी वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है। अब अगर आप डेली फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो सर डेली फ्री मॉक टेस्ट देने के लिए आपको ऐप जो है, उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लासपीडिया ऐप को। ठीक है, डेली फ्री टेस्ट देने के लिए। ठीक है भैया, तो ये था आज का वीडियो आप लोगों के लिए। फिटर ट्रेड की सिलेबस क्या था, डिस्कशन कैसे उसमें हम सिलेक्शन लें, इतने कम टाइम में हम कैसे उसे पढ़ें, क्या छोड़ना है, उनके बारे में इसी तरीके का नया इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।